नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कभी कभी हमको राजनीतिक बातों पर, उन चिंतन पर और उन विमर्श पर भी विचार करना चाहिए जो समाज में चल रहा होता है, फैल रहा होता है या राजनीतिक घटनाक्रम में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है। और इस पे भी विचार करना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किस हिसाब से अपनी चौसर बिछाती है, क्या फ़ायदा करती है, क्या नुकसान करती है और क्या उसके मतलब होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ संजय निषाद जी के और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में। देखिए, अब ये तो बात करना बिल्कुल बेमानी है कि किसी पार्टी में नैतिकता का कोई मापदंड बचा है, या मैं ये कहूँ कि आप अगर इस पे विमर्श करेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी नैतिक है और कितनी अनैतिक है, कितनी सामाजिक मूल्यों पे खरी उतर रही है और कितनी नहीं उतर रही है, तो ये बात करना बेमानी है। क्योंकि सभी पार्टियां कमोबश एक जैसी हो गई हैं, एक जैसी बात करती हैं, एक जैसी विचार करती हैं। जब दूसरे क्या कोई अपराधी जाता है तो उस पर हो हल्ला मचाती हैं, जब अपने यहाँ कोई अपराधी आ जाता है तो कहते हैं तो गंगा में पवित्र हो गया। मतलब साफ है कि मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद कैसे, या उसकी कमीज मेरी कमीज से गंदी कैसे। संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बहुत दिनों से सास बहू जैसे चल रहे थे। कभी उनका दांव चल रहा था, कभी इनका दांव चल रहा था, कभी इनका दांव पलटता था, कभी उनका दांव चल जाता था। लोग कह रहे थे चल क्या रहा है। यह बात बिल्कुल साफ है कि अपने मुख्यमंत्री संजय निषाद को भाव नहीं देते। योगी आदित्यनाथ जी की शैली है, अगर कोई व्यक्ति उनको पसंद नहीं आता तो फिर दुनिया दर से दूर हो जाए, फिर वो उनको पसंद नहीं आता। एक लाइन खींच लेते हैं वो। संजय निषाद ने उनको गोरखपुर में वो घाव दिया है जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। गोरखपुर लोकसभा का उपचुनाव था और समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री की बहुत बढ़िया व्यू रचना की और संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को अपने टिकट पर चुनाव लड़वा दिया। बसपा ने भी सपोर्ट कर दिया। अब गोरखपुर में सपा का प्रत्याशी लोकसभा का उपचुनाव जीत जाए, मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्मिंदगी की बात दूसरी हो नहीं सकती थी। गोरखपुर अजय सीट मानी जाती है, मठ का बहुत बड़ा प्रभाव है वहां पे, और पहले महंत अवैधनाथ, फिर योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, मगर जब वो मुख्यमंत्री होते हैं और फिर वहां से कोई चुनाव हार जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि बाद में प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपने संग ले आई और अपने शामिल करा दिया, लेकिन वो टीस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अंदर थी। संजय निषाद ने पहले मुख्यमंत्री से अपने तार जोड़ने की कोशिश करी और नहीं जोड़े तो फिर सीधे दिल्ली जाके उनकी शिकायत करना शुरू कर दी। कभी वो जेपी नड्डा के घर दिखते थे, कभी वो अमित शाह के घर दिखते थे, और एक भुकाल तो संजय निषाद ने बना लिया कि देखो दिल्ली दरबार मुझे बहुत सुनता है। बार बार फोटो डाल दिया करते थे कि आज अमित शाह ने चाय पे बुलाया, आज जेपी नड्डा ने बुलाया, आज अरविंद शर्मा जी ने बुलाया। इस बीच में उनका एक स्टिंग हो जाता है। स्टिंग भी वो चैनल करता है जो बहुत नया नया चैनल है, और आजकल तो चैनल भी टाइप्ड हो गए हैं कि ये सत्ता का चैनल, ये विपक्ष का चैनल, आप उसको लाइन खींच सकते हैं। तो जो नया चैनल आया वो इतना ज़्यादा, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इतना ज़्यादा टाइप्ड हो गया, लोग चर्चा करने लगे यार ये तो बिल्कुल ही गोदी मीडिया हो गया। उस चैनल पे संजय निषाद और ओपी राजभर का स्टिंग दिखाया जाता है, और संजय निषाद उसमें बैठ के कह रहे हैं कि वो चुनाव के लिए थाने जलवा देंगे, हत्याएं करा देंगे, मतलब इस तरह की काफी सारी ऐसी बातें हैं। अगर संजय निषाद का बीजेपी से अलायंस नहीं होता, वो विपक्ष के कोई नेता होते तो 100% उन पर मुकदमा होकर उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती। उस चैनल में वो तमाम सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो सामाजिक दृष्टि से, जो नैतिक दृष्टि से, जो राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी उचित नहीं कही जा सकती। मगर चुनाव का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अगर ज्यादा बिक के तो गड़बड़ हो जाएगा, और इन दोनों नेताओं ने भी बहुत बढ़िया दांव खेला। कहना शुरू किया इनके समर्थकों ने कि कोई भी स्टिंग ऊंची जाति का क्यों नहीं होता, ऊंची जाति के नेता का क्यों नहीं होता, कोई स्टिंग पंडित का नहीं होता, ठाकुर का नहीं होता, बनिए का नहीं होता, हमेशा पिछड़ी जाति और दलितों के स्टिंग क्यों होते हैं। जब इस मुद्दे को हवा मिली तो बीजेपी बैकफुट पे आई। पिछड़ी जातियां इस समय बीजेपी की बहुत दुखती नस है। लगातार बीजेपी समझ रही है कि पिछड़ी जातियां नाराज हैं,
पिछड़ी जातियों की जनगणना से मना करके बीजेपी ने एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। तो ये जानती है कि अब इस मुद्दे को ज्यादा छेड़ो तो हमें परेशानी हो जाएगी। सब कह रहे थे कि इस स्टिंग के आने के बाद अब संजय निषाद की कैरियर खत्म, जिंदगी खत्म, राजनीतिक दांव खत्म। लेकिन जब यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा, कहीं इस स्टिंग के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं, तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। लोगों ने खुलेआम कहना शुरू किया कि तो स्टिंग के मास्टर रहे हैं। गुजरात में तमाम संजय जोशी निबट गए एक स्टिंग की सीडी आने के बाद। तो बीजेपी बैकफुट पर रही। फिर बात की गई संजय निषाद से, लेकिन अपने मुख्यमंत्री जी संजय निषाद को मंत्रिमंडल में विस्तार की तो खैर अब बात पुरानी हो गई, लेकिन तब भी जब विस्तार की बात आई तो राजी नहीं हो रहे थे। एमएलसी की सीट की अभी तक घोषणा नहीं कर रहे। तो यह संजय निषाद बिदके नहीं इस मैसेज को कम करने के लिए कि हम बीजेपी पिछड़ी जातियों की स्टिंग के पीछे है या बीजेपी पिछड़ी जातियों की उपेक्षा कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने संजय निषाद के साथ मीटिंग करी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फिर वही रटी रटाई बातें करी कि संजय निषाद जी पहले भी हमारे साथ रहे और संजय निषाद जी फिर हमारे साथ होंगे। मगर संजय निषाद को कितनी सीटें दी जा रही हैं इस पर कुछ जवाब नहीं आया। संजय निषाद को एमएलसी बनाया जा रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं आया। संजय निषाद मंत्री बनेंगे, इस पर कोई जवाब नहीं आया। तो क्या संजय निषाद को लॉलीपॉप पकड़ा दिया बीजेपी ने? संजय निषाद भी जानते हैं कि मुकेश साहनी की जिस तरह एंट्री कराई गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। मुकेश साहनी बिहार में बीजेपी के सत्ता में पार्टनर है, मिनिस्टर। अचानक उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, करोड़ों रुपए फूकते हैं, आलीशान दफ्तर बनाते हैं, फुल पेज के अखबार में एडवर्टीजमेंट देते हैं, होर्डिंग से शहर पाट देते हैं। ये करोड़ों रुपए खर्च करके मुकेश साहनी उत्तर प्रदेश में क्या करने आए थे, ये मैं भी जानता हूं, ये जेपी नड्डा भी जानते हैं और ये संजय निषाद भी जानते हैं। संजय निषाद समझ गए कि उनके कद कम करने के लिए मुकेश साहनी की एंट्री कराई जा रही है, जिससे निषादों का एक और बड़ा नेता पैदा हो। राजनीति में ये फार्मूला नया नहीं है, राजनेता हमेशा ऐसे करते रहे हैं, पार्टियां हमेशा ऐसा करती रही हैं। मगर इस बार बदलाव संजय निषाद पर था। संजय निषाद जान गए थे कि स्टिंग के बाद दबाव उनके ऊपर भी आ गया है, बदनामी उनकी भी हो रही है, लिहाजा तात्कालिक बदनामी से बचने के लिए ये बढ़िया है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए, जिससे इस दांव को, इस आरोप को खारिज किया जा सके कि अब कोई पार्टी उनके संग अलायंस नहीं कर रही है। और ये सही दांव चला संजय निषाद ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सगाई हो गई, शादी की तैयारी है, मगर देखना यह है शादी से पहले दुल्हन भाग तो नहीं जाएगी। संजय निषाद इस अलायंस में लास्ट तक बने रहेंगे। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर संजय निषाद को मनचाही सीट नहीं मिली, निषादों का आरक्षण फार्मूला सही से लागू नहीं हुआ, तो संजय निषाद भी पलटी मारने के मास्टरमाइंड हैं। उन्हें पलटी मारना बहुत आता है। तो इस जोड़े के हनीमून के जाने तक सबको सस्पेंस रहेगा कि फेरे सही पड़ने, हनीमून मन रहा है नहीं मन रहा है, कहीं तलाक ना हो जाए। तो हम भी इस शादी पर निगाह बनाए रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि राजनीति की ऐसी तमाम शादी और ऐसे तमाम तलाकों पर हमारी नज़र हर समय रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए 4 PM, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर आपको यहाँ जरूर मिलेगी। थैंक यू।